हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज मैं आप लोग को सामाजिक विज्ञान का 14वां पार्ट 2 पढ़ाने वाली हूँ। इसमें आप लोगों ने पार्ट 1 में पढ़ा है भूमि की जो विविधता के आधार पर बांटा गया है प्राकृतिक विभागों में। उसमें 4 भागों को आप लोगों ने पढ़ा। 5वां भाग हम पढ़ाएंगे द्वीप समूह। उसके बारे में पढ़ते हैं। भारत में कई द्वीप समूह आए हुए हैं। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप मुख्य द्वीप समूह हैं। लक्षद्वीप में अनेक छोटे बड़े द्वीप आए हुए हैं। अरब सागर में केरल तट से थोड़ी दूर पर ये द्वीप स्थित है। उनका आकार घोड़े की नाल जैसा है। इस प्रकार के प्रवाल द्वीपों को एटोला कहते हैं। इसमें बता रहे हैं कि भारत में कई द्वीप समूह स्थित हैं। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप मुख्य द्वीप समूह हैं। लक्षद्वीप में अनेक छोटे बड़े द्वीप स्थित हैं। अरब सागर में केरल किनारे से तट यानी किनारा होता है, तो केरल के किनारे से थोड़ी दूर पर ये द्वीप स्थित है। उनका आकार यानी बनावट घोड़े की नाल के जैसा है। इस प्रकार के प्रवाल द्वीपों को एटोला कहते हैं। आगे पढ़ते हैं। अन्य द्वीप समूहों में बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार का समावेश यानी समाविष्ट होता है। यहाँ द्वीपों की संख्या अधिक और ये भारतीय तट से दूर हैं। वहाँ पर्वत श्रेणियाँ हैं। इनमें कुछ द्वीप ज्वालामुखी की प्रक्रिया से बने हैं। ये द्वीप 350 किलोमीटर के विस्तार में फैले हुए हैं। ये व्यूहात्मक सुरक्षा की दृष्टि से अतिशय यानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें करें कि दूसरे द्वीप समूहों में बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार का समाविष्ट होता है। यहाँ द्वीपों की संख्या अधिक है। ये भारत के किनारे से दूर हैं। वहाँ पर्वत श्रेणियाँ हैं। इनमें कुछ द्वीप ज्वालामुखी की प्रक्रिया से बना है, मतलब ज्वालामुखी के कारण से बना है। ये द्वीप 350 किलोमीटर के विस्तार में फैले हुए हैं। ये व्यूहात्मक यानी कि व्यूहात्मक का मतलब चारों तरफ से घिरे, सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे पढ़ते हैं। इतना जानिए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित बेरन एकमात्र भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है, जबकि उसके नज़दीक में ही सुषुप्त यानी सोया हुआ ज्वालामुखी के रूप में नारकोंडम आया हुआ है। इसमें बता रहे हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित बेरन मात्र एक अकेला भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है, जो हमेशा वहाँ पे जलता रहता, धधकता रहता है, जबकि उसके पास में ही एक सुषुप्त यानी सोया हुआ ज्वालामुखी के रूप में नारकोंडम स्थित है। आगे पढ़ते हैं। इस तरह भारत के भूपृष्ठ में विविधता यानी अंतर देखने को मिलती है। प्रत्येक भाग की अपनी विशिष्ट लाक्षणिकता यानी उदाहरण है, और फिर भी सभी विभाग एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। देश की समृद्धि में उन सब का विशेष यानी खास योगदान है। वे वन्य संसाधनों के लिए उपयोगी हैं। उत्तर के उपजाऊ काप के मैदानों को अनाज का भंडार कहा जाता है। दक्षिण भारत का पठारी प्रदेश विविध यानी अलग अलग खनिज संसाधनों से समृद्ध यानी संपन्न है, जिससे देश के औद्योगिक विकास को गति मिलती है। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश विपुल यानी अधिक जलराशि वाली नदियों का उद्गम स्थान है। उद्गम का मतलब होता है उत्पत्ति। साथ साथ वन संसाधन की विविधता यानी अनेकता के लिए भी मशहूर है यानी प्रसिद्ध है। इसमें कह रहे हैं कि इस तरह भारत के भूपृष्ठ में विविधता यानी अंतर देखने को मिलती है। हर एक भाग की अपनी खास विशेषता है, लक्षण है, और फिर भी सभी विभाग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। देश की समृद्धि में उन सब का खास योगदान है, सहयोग है। वे वन्य संसाधनों के लिए उपयोगी हैं।
उत्तर के उपजाऊ कांप के मैदान को अनाज का भंडार कहा जाता है। दक्षिण भारत का पठारी प्रदेश अलग अलग खनिज संसाधनों से समृद्ध यानी संपन्न है, जिससे देश के औद्योगिक विकास को गति यानी रफ्तार मिलती है। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश अधिक जलराशि वाली नदियों का उद्गम स्थान है। साथ ही साथ वह वन संसाधनों की अनेकताओं के लिए भी प्रसिद्ध है, मशहूर है। आगे हम लोग पढ़ेंगे चट्टान। चट्टान के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। एक या उससे अधिक खनिजों से बने संगठित ठोस पदार्थ को चट्टान कहते हैं। चट्टानें कठोर और मृदु भी हो सकती हैं, छिद्रालु और अछिद्रालु तथा वजन में भारी और हल्का भी होती हैं। विविध प्रक्रियाओं के कारण भिन्न भिन्न यानी अलग अलग प्रकार की चट्टानों का निर्माण होता है। निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर चट्टानों के 3 प्रकार हैं। पहला है आग्नेय चट्टान, दूसरा है परतदार जलकृत या अवसादी चट्टान, तीसरा है रूपांतरित चट्टान। इसमें बता रहे हैं चट्टान के बारे में कि यह एक या उससे अधिक खनिजों से बने संगठित एकत्रित ठोस पदार्थ को चट्टान कहते हैं। चट्टानें कठोर और मृदु भी हो सकती हैं, छिद्रालु यानी छेद वाला और बिना छेद वाला तथा वजन में भारी और हल्का भी हो सकती हैं। अलग अलग प्रक्रियाओं के कारण अलग अलग प्रकार की चट्टानों की रचना होता है, निर्माण होता है। निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर चट्टानों के 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला है आग्नेय चट्टान, दूसरा परतदार जलकृत यानी जल के द्वारा तैयार या अवसादी चट्टान, तीसरा है रूपांतरित या परिवर्तन चट्टान। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चट्टान यहाँ पे दिया गया तीनों विभाग को। पहला है आग्नेय। आग्नेय में आंतरिक बाह में ज्वालामुखी के द्वारा, आंतरिक में अंतस्थ और मध्यस्थ। दूसरा है परतदार चट्टान। इसके विभागों में बताया गया है चट्टान पदार्थ निर्मित, रेती की चट्टान, मिट्टी की चट्टान और कांग्लोमरेट गोलास। दूसरा है रासायनिक पदार्थ द्वारा निर्मित। फिर तीसरा परतदार में है जैविक पदार्थ निर्मित चट्टान, चूना चट्टान, कार्बन युक्त। फिर यहाँ पे तीसरा है रूपांतरित। रूपांतरित में है स्थानीय रूपांतरित, प्रादेशिक रूपांतरित। इस कारण से चट्टानों का निर्माण होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे आग्नेय चट्टान। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इन चट्टानों के निर्माण में भूगर्भ यानी जमीन के नीचे रही प्रचंड यानी तीव्र गर्मी जिम्मेदार है, कारण है। भूगर्भ में गर्मी के इस प्रचंड प्रमाण यानी मात्रा के कारण भूगर्भ हमेशा दहकता रहता है, जिससे वहाँ स्थित सभी पदार्थ अर्धदेह यानी आधा जमा हुआ आधा गीला स्थिति में होते हैं। उन पदार्थों को मैग्मा कहते हैं। यही मैग्मा ठंडा होकर चट्टान का रूप धारण कर लेता है। यह चट्टान गर्मी के प्रभाव यानी असर से निर्मित होती है, इसलिए इन्हें आग्नेय या अग्निकृत यानी आग के द्वारा तैयार चट्टान कहते हैं। कह रहे हैं कि इन चट्टानों में के निर्माण में भूगर्भ में यानी जमीन के नीचे हो रही प्रचंड यानी तीव्र गर्मी कारण है। भूगर्भ यानी जमीन के नीचे में गर्मी के इस प्रचंड मात्रा के कारण भूगर्भ हमेशा दहकता रहता है, जिससे वहाँ स्थित सभी पदार्थ अर्धद्रव में स्थित होते हैं। उन पदार्थों को मैग्मा कहते हैं। यही मैग्मा जब ठंडा हो जाता है तो वह चट्टान का रूप धारण कर लेता है। यह चट्टान गर्मी के प्रभाव से निर्मित होती है, इसका निर्माण होता है इस कारण से, गर्मी के कारण से।
इसलिए इन्हें आग्नेय या अग्निकृत चट्टान कहते हैं। आगे पढ़ते हैं। भारत में राजस्थान, मध्य प्रदेश और दक्षिणी प्रायद्वीप में कई स्थानों पर ऐसे चट्टानों का निर्माण हुआ है। आग्नेय चट्टानें सबसे अधिक कठोर होती हैं। ग्रेनाइट अंतस्थ प्रकार की चट्टानों का प्रसिद्ध दृष्टांत यानी उदाहरण है। बेसाल्ट भी इसी प्रकार की चट्टान है। कह रहे हैं कि भारत में राजस्थान, मध्य प्रदेश और दक्षिण प्रायद्वीप में कई स्थानों पर ऐसे चट्टानों का निर्माण हुआ है। आग्नेय चट्टानें सबसे अधिक कठोर होती हैं, सख्त होती हैं। ग्रेनाइट अंतस्थ प्रकार की चट्टानों का प्रसिद्ध उदाहरण है। बेसाल्ट भी इसी प्रकार की चट्टान है। दूसरा पढ़ते हैं, परतदार चट्टान। ये किस तरह बनता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पानी तथा अन्य बलों के संयुक्त प्रभाव से आग्नेय चट्टानें टूटती हैं। चट्टानों के टुकड़े जब जल द्वारा निपेक्षित होते हैं, निपेक्षित का यानी मतलब होता है डालना, उछालना, गिरना, तब उनसे परत बनती है। इस तरह चट्टान के टुकड़ों अथवा चट्टान के बोझ का विविध यानी अलग अलग स्तरों में निक्षेपण होता है। सर्वप्रथम निर्मित और सबसे नीचे की परत पर उसके ऊपर बनी परतों के वजन यानी दबाव के कारण दबाव पड़ता है और आने वाले युग में उनसे परतदार चट्टानें तैयार होती हैं। इसलिए ऐसी चट्टानों को परतदार या जलकृत चट्टान कहते हैं। सेल, खड़ी, जिप्स, चूना, पत्थर और कोयला परतदार चट्टान के श्रेष्ठ यानी उत्तम उदाहरण हैं। बिहार और झारखंड वगैरह राज्यों में से कोयला और जिप्स में मिलता है। इसमें बता रहे हैं कि पानी तथा दूसरे बलों के संयुक्त असर से आग्नेय चट्टानें टूट जाती हैं और जब ये चट्टानें टूटती हैं तो चट्टानों के टुकड़े जब जल में द्वारा निक्षेपित होते हैं तब उनसे परत बनती है। इस तरह चट्टान के टुकड़ों अथवा चट्टान के बोझ का अलग अलग स्तरों में निक्षेपण होता है। सर्वप्रथम यानी पहली बार निर्मित और सबसे नीचे की परत पर उसके ऊपर बनी परतों के वजन यानी दबाव के कारण दबाव पड़ता है, बल पड़ता है और आने वाले युग यानी समय में उनसे परतदार चट्टानें तैयार होती हैं। इसलिए ऐसी चट्टानों को परतदार या जलकृत यानी जल के द्वारा निर्मित चट्टान कहते हैं। सेल, खड़ी, जिप्सम, चूना, पत्थर और कोयला परतदार चट्टान के उत्तम उदाहरण हैं। बिहार और झारखंड आदि राज्यों में से कोयला और जिप्सम मिलता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। तीसरा है रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित यानी परिवर्तन हुए चट्टान। किस तरह परिवर्तन होकर चट्टान का स्वरूप धारण करते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कुछ विशिष्ट यानी खास परिस्थितियों यानी अवस्था में मूल चट्टानों का स्वरूप यानी आकार, संरचना और गुणधर्म रूपांतरित यानी परिवर्तित हो जाते हैं। वास्तव में उच्च तापमान यानी अधिक गर्मी और चट्टानों के स्तरों का अधिक दबाव इन दो मुख्य परिबलों के संयुक्त प्रभाव यानी असर के कारण आग्नेय और परतदार चट्टानें एकदम नया स्वरूप यानी रूप, आकार धारण करती हैं। इन नवनिर्मित यानी नए निर्माण चट्टानों को रूपांतरित चट्टान कहते हैं। राजस्थान से मिलने वाले संगमरमर, मार्बल जिसे कहते हैं, और क्वार्टजाइट इसके उत्तम यानी सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसमें बता रहे हैं कि कुछ विशिष्ट यानी खास अवस्था में जो मूल चट्टानों का स्वरूप होता है, बनावट होता है, उसकी संरचना और गुण धर्म परिवर्तित हो जाते हैं। सच में यानी वास्तव यानी सच में अधिक गर्मी और चट्टानों के स्तरों का अधिक दबाव यानी बल इन दो मुख्य परिबलों के संयुक्त एक साथ असर के कारण
आग्नेय और परतदार चट्टानें एकदम नया रूप आकार धारण करती हैं। इस नए निर्माण में हुए चट्टानों को रूपांतरित चट्टान कहते हैं। कह रहे हैं कि राजस्थान से मिलने वाले संगमरमर, जिसे मार्बल भी कहते हैं, और क्वार्टजाइट इसके सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं। आगे पढ़ेंगे खनिज। प्राकृतिक कार्बनिक या अकार्बनिक क्रियाओं से तैयार होने वाले कुछ निश्चित रासायनिक संरचना वाले पदार्थों को खनिज कहते हैं। खनिज पृथ्वी की सतह या गर्म में से ठोस, द्रव या गैस स्वरूप में मिलते हैं। खनिज पृथ्वी की सतह की भूस्तरीय यानी जमीन के नीचे रचना पर आधारित है। लोहा, तांबा, सोना, चांदी आदि खनिज आग्नेय चट्टानों में से मिलते हैं। कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस आदि परतदार चट्टानों में से प्राप्त होते हैं। प्लेट, संगमरमर, हीरा आदि रूपांतरित चट्टानों में से मिलते हैं। इसमें कह रहे हैं कि प्राकृतिक कार्बनिक या अकार्बनिक क्रियाओं से तैयार होने वाले कुछ निश्चित रासायनिक संरचना वाले पदार्थों को खनिज कहते हैं। खनिज पृथ्वी की सतह यानी जमीन के ऊपरी भाग या गर्म में से ठोस, द्रव या गैस स्वरूप में से मिलते हैं। खनिज पृथ्वी की सतह की भूस्तरीय यानी जमीन के नीचे की बनावट रचना पर आधारित है तय है। लोहा, तांबा, सोना, चांदी आदि खनिज आग्नेय चट्टानों से मिलती हैं। कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस आदि चीज़ें परतदार चट्टानों से प्राप्त होती हैं। प्लेट, संगमरमर, हीरा और दूसरे चीज़ें रूपांतरित यानी बदले हुए स्वरूप जो चट्टानों का बदल जाता है, उन चट्टानों से ये सब चीज़ें प्राप्त होती हैं। आगे पढ़ते हैं खनिजों का वर्गीकरण। वर्गीकरण यानी विभाजित करना, बंटवारा करना। हमारे दैनिक यानी रोज के व्यवहार में लगभग 200 खनिजों का उपयोग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष यानी जानने, जिसे हम जानते हैं, परोक्ष यानी जो हमें पता नहीं है, ऐसे होता है। खनिजों का सर्वमान्य वर्गीकरण संभव नहीं है। उनका सामान्य वर्गीकरण निम्नानुसार है। कह रहे हैं कि हमारे रोज के जीवन में व्यवहार में लगभग 200 खनिजों का प्रयोग किया जाता है। कुछ प्रत्यक्ष यानी जिसे हम जानते हैं, कुछ ऐसे जिसे हम नहीं जानते हैं लेकिन उनको प्रयोग में किया जाता है। खनिजों का सर्वमान्य यानी सभी उसको माने, वैसा वर्गीकरण यानी बंटवारा संभव नहीं है सभी के सहमति से। उनका सामान्य यानी साधारण वर्गीकरण निम्नानुसार यानी यहाँ पे दिया गया है। पहला है धातुमय खनिज, जिसे धात्विक खनिज भी कहते हैं। धातुमय खनिज में अ में है कीमती धातुमय खनिज कौन कौन सा है जिस मूल्यवान है? सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि। ब में हल्की धातुमय खनिज में आता है मैग्नीशियम, बॉक्साइड, टिटानियम आदि। सामान्य यानी साधारण उपयोगी खनिज है लोहा, तांबा, सीसा, एल्युमिनियम, कलई, निकल आदि। ड मिश्र धातु स्वरूप में उपयोगी खनिज है क्रोमियम, मैग्नीज, टंगस्टन, वेनेडियम आदि। ये सब खनिज धातुमय खनिज यानी धात्विक खनिज में आते हैं। दूसरा है अधातुमय खनिज। अधात्विक खनिज, ये अधात्विक खनिज कौन कौन से हैं? चूना, पत्थर, चौक, एस्बेस्टास, अभ्रक, फ्लोरस्पार, जिप्सम, सेल खड़ी जिसे बोलते हैं, सल्फर, हीरा आदि। तीसरा है संचालन यानी चलाने हेतु जिससे शक्ति मिलती, ऊर्जा मिलती है, उसको प्रयोग में लाने वाले उपयोगी खनिज हैं कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, थोरियम आदि।
तो ये सब खनिजों का यहाँ पे साधारण वर्गीकरण किया गया है और बताया गया है, जिसको हम कुछ प्रयोग में लाते हैं तो उसको जानते हैं, कुछ प्रयोग में हम लाते हैं लेकिन उनके बारे में हम जानते नहीं हैं। आगे पढ़ते हैं। मुख्य खनिज और उनका क्षेत्रीय वितरण। मुख्य खनिज कौन कौन से और कौन कौन से क्षेत्र में उनको बांटा गया है, कौन कौन से क्षेत्र में मिलते हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पहला है खनिज लोहा। कौन कौन से राज्य में मिलते हैं? झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, गोवा, ओडिशा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, बिहार, मध्य प्रदेश। दूसरा है मैग्नीज। कौन कौन से राज्य में मिलता है? कर्नाटक, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा। तांबा तीसरा है खनिज, ये गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल राज्य में मिलता है। चौथा है बॉक्साइट। बॉक्साइट ओडिशा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड, गुजरात ऐसे क्षेत्रों में मिलता है। पांचवा है सीसा। राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, मेघालय, सिक्किम, गुजरात। छठा है अभ्रक। अभ्रक आंध्र प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड जैसे राज्यों में से मिलते हैं। चूना पत्थर सातवां, ये है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश ऐसे राज्यों में मिलता है। तो ये खनिजों के आधार पर राज्यों का वितरण किया गया है कि इन राज्यों में इसका उत्पादन निर्माण होता है। आगे अब हम लोग पढ़ते हैं मिट्टी और उसका वितरण यानी बंटवारा, विभाजन, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि मिट्टी कृषि यानी खेती के लिए मूलभूत संसाधन है यानी जरिया है। कृषि कार्य यानी खेती के काम के उपरांत भी यह मिट्टी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जमीन पृथ्वी की सतह पर स्थित जैविक और अजैविक द्रव्यों से निर्मित यानी बना एक पतला स्तर है। जिस तरह किसी सेब का उसके पतले छिलके के साथ संबंध होता है, ठीक उसी तरह पृथ्वी की सतह के साथ मिट्टी का संबंध है। पृथ्वी की पपड़ी के ऊपर पतले स्तर को मिट्टी कहते हैं। कह रहे हैं कि आप जानते हैं बच्चों कि मिट्टी खेती के लिए मूलभूत संसाधन है, जरिया है। खेती के कार्य के अलावा भी यह मिट्टी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जमीन पृथ्वी के ऊपरी सतह पर स्थित जैविक और अजैविक द्रव्यों से इसका निर्माण हुआ एक पतला स्तर है। जिस तरह किसी सेब का ऊपरी छिलका जो होता है उसके साथ सेब का संबंध होता है, ठीक उसी तरह पृथ्वी की सतह के साथ पृथ्वी का मिट्टी का संबंध है। पृथ्वी की पपड़ी के ऊपरी पतले स्तर को ही मिट्टी कहते हैं। आगे पढ़ते हैं मिट्टी निर्माण। मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कैसे बनता है मिट्टी? मिट्टी चट्टानों के विखंडन यानी टूटने से जन्मी है। चट्टानों की सतह वाले भागों का ताप, बरसात, हिम यानी बर्फ, हवा, वनस्पति और जीव जंतुओं आदि परिबलों से विखंडन यानी टूटने से चट्टानों का चूर्ण बनता है और भूमि आवरण बनता है। इस भूमि आवरण में चट्टानों के छोटे बड़े टुकड़े, कंकड़, रज यानी धूल आदि होते हैं, जिसे रेगोलिथ कहते हैं, जिसमें केवल खनिज द्रव्य होते हैं। उसके पश्चात यानी बाद उसमें जैविक द्रव्य, हवा और पानी मिलते हैं। अंत में उसमें से मिट्टी बनती है। मिट्टी निर्माण की यह प्रक्रिया दीर्घकालिक यानी बहुत ही पुराने समय से है, बहुत ही पुराना है। इसमें कह रहे हैं मिट्टी की निर्माण के बारे में बता रहे हैं
कि मिट्टी चट्टानों के टूटने से बनती है, उससे ही उसका उत्पत्ति होती है। चट्टानों की सतह वाले भागों का ताप यानी गर्मी, बरसात, बर्फ, हवा, वनस्पति और जीव जंतु आदि परिबलों यानी दबाव से जो चट्टानें टूटते हैं, उनके टूटने से चट्टानों का चूर्ण बनता है और भूमि आवरण बनता है। इस भूमि आवरण में चट्टानों के छोटे बड़े टुकड़े, कंकड़, धूल आदि होते हैं, जिसे रेगोलिथ कहते हैं, जिसमें केवल खनिज द्रव्य होते हैं। उसके बाद उसमें जैविक द्रव्य, हवा और पानी मिलते हैं। अंत में उसमें से मिट्टी बनती है। मिट्टी निर्माण यानी रचना की यह प्रक्रिया बहुत ही पुरानी है। दीर्घकालिक का मतलब होता है कि बहुत ही पुराना है। आगे पढ़ेंगे भारत में मिट्टी के प्रकार। भारत में मिट्टी के कौन कौन से प्रकार है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कितने प्रकार की है मिट्टी। भारत की मिट्टी को निम्नलिखित 6 प्रकारों में यानी विभागों में बांटा गया है। पहला है कांप, जिसे जलोढ़ भी कहते हैं, काप मिट्टी, काली मिट्टी अथवा रेगड़ मिट्टी। तीसरा है लाल मिट्टी। चौथा है लेटेराइट मिट्टी। पांचवा है पर्वतीय मिट्टी। छठा है मरुस्थलीय मिट्टी। करें भारत की जो मिट्टी है उसको 6 भागों में बांटा गया है। 6 प्रकार की मिट्टी है भारत में। पहला है काप मिट्टी, दूसरा काली मिट्टी अथवा रेगड़ मिट्टी, तीसरा है लाल मिट्टी, चौथा है लेटेराइट मिट्टी, पांचवा है पर्वतीय मिट्टी, छठा है मरुस्थलीय मिट्टी। आगे हम लोग पढ़ते हैं। बच्चों, यहाँ मिट्टी के मुख्य प्रकार भारत के नक्शे में दर्शाया गया है। मिट्टी के प्रकार रंगों के द्वारा यहाँ पे भारत के नक्शे में आप लोग देखिए दिया गया है। पहला काप की मिट्टी पीले रंग का, फिर काली मिट्टी के रंग दिए गए हैं, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, रेगिस्तानी प्रकार की मिट्टी। ये 6 प्रकार के मिट्टी का रंग यहाँ पे दर्शाया गया है, नक्शे में दिया गया है। आप लोग देख लीजिएगा। आगे हम पढ़ते हैं। अब आगे हम मिट्टी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और जानेंगे। पहला है काप, जलोढ़ भी जिसको बोलते हैं, काप मिट्टी। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। काप मिट्टी के 2 प्रकार हैं, खादर और बांगर। नदियों के निक्षेपण से तैयार होने वाली इस नई काप मिट्टी को खादर कहते हैं। बाढ़ के मैदानों से निर्मित यानी तैयार हुई बनी यह मिट्टी मुख्यतः नदियों के पास के क्षेत्रों में पाई जाती है। यह अनुपात में रेतीली होती है। पुरानी काप मिट्टी उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां नदियों के बाढ़ का जल ऊंचाई के कारण नहीं पहुंच पाता है। इस प्रकार की मिट्टी को बांगर कहते हैं। यह चिकनी और गहरे रंग की होती है। काप मिट्टी देश के बहुत बड़े क्षेत्र में पाई जाती है। इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति यानी पैदा करने वाली अनाजों की जो शक्ति है अलग अलग स्थानों पर भिन्न भिन्न यानी अलग अलग होती हैं, परंतु सामान्यतः यानी साधारण यह मिट्टी अत्यंत यानी बहुत ही उपजाऊ होती है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में इसी प्रकार की मिट्टी है। इसमें बता रहे हैं कि काप मिट्टी के 2 प्रकार होते हैं, खादर और बांगर। नदियों के निक्षेपण से तैयार होने वाली इस नई काप मिट्टी को खादर कहते हैं। ये बाढ़ के मैदानों से बना यह मिट्टी मुख्यतः नदियों के पास के क्षेत्रों में पाई जाती है। यह अनुपात में रेतीली होती है यानी बालू ज़्यादा होता है। पुरानी काप मिट्टी उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां नदियों के बाढ़ का जल ऊंचाई के कारण नहीं पहुंच पाता है। इस प्रकार की मिट्टी को बांगर कहते हैं। यह चिकनी और गहरे रंग की होती है। काप मिट्टी देश के बहुत बड़े क्षेत्र में पाई जाती है। इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होती है, लेकिन सामान्यतः यानी साधारण यह मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल आदि दूसरे राज्यों में इसी प्रकार की मिट्टी होती है। दूसरा है काली मिट्टी।
यह मिट्टी मुख्य रूप से महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु में पाई जाती है। काली मिट्टी प्रायः द्वीपीय पठारी प्रदेशों की भेंट यानी उपहार है। यह मिट्टी चिकनी और नमी संचित यानी संग्रहित करने वाली होती है। यह लंबे समय तक नमी धारण करने की क्षमता यानी ताकत रखती है। यह मिट्टी रूपांतरित चट्टानों यानी परिवर्तित हुए चट्टानों द्वारा तैयार हुई है और कपास यानी रुई की फसल के लिए अधिक अनुकूल है यानी अच्छा है। अतः यह कपास की काली मिट्टी के नाम से जानी जाती है। यह मिट्टी रेगड़ नाम से भी पहचानी जाती है। काली मिट्टी के बारे में बता रहे हैं कि यह मिट्टी मुख्य रूप से महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु में पाई जाती है। काली मिट्टी प्रायः द्वीपीय पठारी प्रदेश का उपहार है, भेंट है। यह मिट्टी चिकनी और नमी एकत्रित करने वाली होती है। यह लंबे समय तक नमी बनाए रख सकती है, इसकी इतनी योग्यता है। नमी धारण करने वाली मिट्टी है। यह मिट्टी बदले हुए चट्टानों द्वारा तैयार होती है और कपास की फसल के लिए बहुत ही अच्छा होता है। यह कपास की काली मिट्टी के नाम से जानी जाती है। यह मिट्टी रेगड़ के नाम से भी पहचानी जाती है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। तीसरा है लाल मिट्टी। आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों वाले क्षेत्र में लाल मिट्टी आई हुई है। लौह तत्व और अन्य जैविक तत्वों के कारण इस जमीन का रंग लाल दिखाई देता है। यह जमीन अनुपात में छिद्रालु और उपजाऊ होती है। गोवा, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और झारखंड के कई भागों में लाल मिट्टी दिखाई देती है। लाल मिट्टी के बारे में बता रहे हैं कि आग्नेय और परिवर्तित हुए चट्टानों वाले क्षेत्रों में लाल मिट्टी स्थित है। लौह तत्व यानी लोहे के तत्व और दूसरे जैविक तत्वों के कारण इस जमीन का रंग जो है लाल दिखाई देता है। यह जमीन अनुपात में छिद्रालु और उपजाऊ होती हैं। गोवा, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और झारखंड के कई भागों में लाल मिट्टी पाई जाती है, दिखाई देती है। आगे पढ़ते हैं चौथा, लैटेराइट मिट्टी। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अधिक वर्षा के कारण तीव्र यानी प्रचंड कटाव के परिणाम स्वरूप लैटेराइट मिट्टी बनती है। अत्यधिक वर्षा के कारण जमीन के ऊपरी स्तर में से पोषक तत्व घुलकर निचले स्तर में उतरते हैं। जैविक द्रव्यों का प्रमाण यानी मात्रा कम होने से यह मिट्टी कम उर्वरा शक्ति वाली होती है। यहाँ लाल रेती के पत्थरों में लौह यानी लोहा और एल्युमिनियम तत्व होते हैं। इन पत्थरों के कटाव से यहाँ की मिट्टी लाल रंग की होती है। ऐसी मिट्टी दक्कन के पहाड़ी प्रदेशों, कर्नाटक, केरल, ओडिशा और पूर्वोत्तर के कई भागों में पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी के बारे में बता रहे हैं कि जब अधिक वर्षा होती है तो उसके कारण जो बहुत तेज़ी से कटाव होते हैं, उसके परिणाम स्वरूप लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है, ये बनती है। बहुत अधिक वर्षा के कारण जमीन के ऊपरी स्तर में से जो पोषक तत्व होते हैं वो घुलकर नीचे ज़मीन में चले जाते हैं। जैविक द्रव्यों का मात्रा कम होने से यह मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति होती है वह कम हो जाती है। यहाँ लाल रेती के पत्थरों में लोहे और एल्युमिनियम के तत्व होते हैं। इन पत्थरों के कटाव से यहाँ की मिट्टी लाल रंग की होती है। ऐसी मिट्टी दक्कन के पहाड़ी प्रदेशों जैसे कर्नाटक, केरल, ओडिशा और पूर्वोत्तर यानी पूर्वोत्तर के कई भागों में पाई जाती है। आगे पढ़ते हैं। पर्वतीय मिट्टी। जंगलों के कारण जैविक द्रव्यों का प्रमाण यानी मात्रा अधिक होता है, जबकि अलग अलग स्थलों यानी स्थानों पर भिन्नता यानी अंतर भी होती है। शिवालिक पर्वत श्रेणियों पर यह मिट्टी कम उर्वर
और अपरिपक्व का मतलब होता है जो परिपक्व न हो, योग्य न हो ऐसे लगती है। यह मिट्टी रेतीली, छिद्रालु और जैविक द्रव्यों की कमी वाली होती है। ऐसी मिट्टी देश के पर्वतीय क्षेत्रों में होती है। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी पर्वत श्रेणियाँ, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर राज्य में ऐसी मिट्टी होती है। पर्वतीय मिट्टी के बारे में बता रहे हैं कि जंगलों के कारण जैविक द्रव्यों का मात्रा अधिक होता है, जबकि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग अंतर भी होती है। शिवालिक पर्वत श्रेणियों पर यह मिट्टी कम उर्वरक और अपरिपक्व यानी जो परिपक्व न हो ऐसी लगती है। यह मिट्टी रेतीली, छिद्रालु और जैविक द्रव्यों की कमी वाली होती है। ऐसी मिट्टी देश के पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसे मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी पर्वत श्रेणियाँ, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर राज्य में ऐसी मिट्टियाँ पाई जाती हैं, होती हैं। छठा पढ़ेंगे मरुस्थलीय मिट्टी, इसके बारे में। यह मिट्टी शुष्क यानी सूखा और अर्ध शुष्क यानी नमी और सूखा, जो थोड़ा गीला थोड़ा सूखा हो, ऐसे क्षेत्रों में है। भारत में मुख्यतः गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के विस्तृत यानी ज़्यादा से ज़्यादा शुष्क क्षेत्र यानी सूखे क्षेत्रों में यह मिट्टी पाई जाती है। इसमें क्षार कणों की अधिकता और जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। सिंचाई की सुविधा से इस मिट्टी में खेती संभव हो सका है। इसमें बता रहे हैं कि यह मिट्टी सूखा और जहाँ नमी युक्त थोड़ा सूखा क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्रों में यह मिट्टी पाई जाती है। भारत के मुख्य राज्य गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के अधिक से अधिक सूखे क्षेत्रों में यह मिट्टी पाई जाती है। इसमें क्षार कणों की अधिकता और जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। सिंचाई की सुविधा से इस मिट्टी में खेती संभव हो सका है। इस तरह जलवायु और भूपृष्ठ के वैविध्य यानी विविधता के कारण देश की मिट्टी में कई तरह की विविधता यानी अनेकता पाई जाती है। करें इस तरह जलवायु और भूपृष्ठ यानी जमीन की सतह की विविधता यानी अनेकता के कारण देश की मिट्टी में कई तरह के अंतर यानी अनेकता पाई जाती है। बच्चों, यह पाठ आपका समाप्त हुआ। इसको आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। एक बार में नहीं समझ में आया, 2 बार सुनिएगा। और इसका जो प्रश्न है आपको बाद में दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।